हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन का नियम। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो बहुत अनंत होती हैं, लेकिन उसको पूरा करने के जो साधन होते हैं वो उसके पास बहुत सीमित होते हैं। तो इन सीमित साधनों से ही या फिर इन सीमित साधनों को ही वो अलग अलग वैकल्पिक इनका यूज़ कर सकता है या इसमें यूज़ में ला सकता है। और ये जो नियम है हमारा प्रतिस्थापन का नियम, ये स्पष्ट करता है कि एक कंज्यूमर को अधिकतम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनको इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि प्रयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत जो उसकी उपयोगिता है वो समान हो जाए, है ना। इस नियम के अनुसार अब हम कह रहे हैं प्रतिस्थापन का नियम। तो प्रतिस्थापन के नियम को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, जैसे कि लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ कंजप्शन, लॉ ऑफ इकोनॉमी और लॉ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इनकम और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ये बहुत सारे नामों से जाना जा सकता है। जानते हैं कि प्रतिस्थापन के नियम का मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि सीमित साधनों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के मानवीय आचरण को ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। इसको इसलिए भी प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं क्योंकि उपभोक्ता जो कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, इसलिए इसे प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। या फिर इसको अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि उपभोक्ता एक ऐसी वस्तु को छोड़ने का प्रयास करता है जिनसे उसे अपेक्षाकृत कम उपयोगिता मिल सकती है ना, इसलिए इसे कहते हैं प्रतिस्थापन का नियम। अब कुछ अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अलग अलग रूप में इन्हें परिभाषित किया। तो एक गोसेन नाम के अर्थशास्त्री जी, उन्होंने कहा कि यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि के बिंदु तक तृप्त करना संभव नहीं है तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जिस पर कि उनकी तीव्रता समान हो। तो ये गोसेन ने अपनी परिभाषा में कहा। और हम भी कह सकते हैं कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए धन व्यय करने की वह प्रवृत्ति समसीमांत उपयोगिता कहलाती है, जिसके अंतर्गत उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को लगभग समान रखा जाता है। तो ये कहलाएगा हमारा प्रतिस्थापन का नियम। जानते हैं प्रतिस्थापन के नियम की क्या क्या मान्यताएं होती है। प्रतिस्थापन के नियम की सबसे बड़ी मान्यता है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल होता है। ये नियम ये मानकर चलता है कि हमारा उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है और विवेक से ही अपनी आय को व्यय करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है उपयोगिता को अधिकतम करना। ठीक है। फिर इसकी दूसरी मान्यता ये भी हो सकती है कि मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता। तो मुद्रा की मात्रा व्यय के साथ साथ कम होते चले जाने के बावजूद भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में वृद्धि नहीं होती है। अब कहते हैं कि उपयोगिता की माप संभव है। तो उपयोगिता की माप की जा सकती है, अर्थात उसको या तो घटाया जा सकता है या उसको बढ़ाया जा सकता है, ये संभव है। और ये बोलते हैं कि स्वतंत्र वस्तुएं, तो इस नियम के अनुसार वस्तुओं को एक दूसरे से स्वतंत्र माना गया है। अन्य शब्दों में हम कहें तो वस्तुओं की उपयोगिता अनुसूची पर दूसरी वस्तु का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। अब इसकी मान्यता यह भी है कि विभाज्य एवं छोटी वस्तुएं। अब यह नियम की मान्यता है या ये तभी क्रियाशील होता है कि जब वस्तुओं को छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा जा सकता है, ताकि उपभोक्ता अपनी आय का अपनी इनकम का थोड़ा थोड़ा जो शेयर है विभिन्न वस्तुओं पर व्यय कर सके। फिर ये नियम की मान्यता एक और है कि लिमिटेड इनकम। ये मानते हैं कि उपभोक्ता की आय जो है वो सीमित होती है और इसी कारण वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति
एक साथ करने में, पूर्ति करने में, एक साथ करने में संभव नहीं होता और उसे सिलेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब इसकी एक मान्यता और है कि मूल्य में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, इस नियम के अनुसार मूल्य स्थिर रहते हैं। फिर इस नियम की मान्यता यह है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इस नियम की ये मान्यता है, जबकि व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ये संभव नहीं है। तो ये तो मैंने बताया कि इस नियम की क्या क्या मान्यता है और क्या अर्थ है। अब देखा जाए तो इस नियम की व्याख्या किस तरह से की जाती है। इस नियम की व्याख्या बहुत सिंपल है। हमें मान के चलते हैं कि एक उपभोक्ता है, उसके पास 6 रुपये हैं और उसको 2 भागों में बांटना है। हमें कह लें वो 2 भाग, या तो गेहूँ बाजरा हो सकता है, गेहूँ कपड़ा हो सकता है, या फिर पेंसिल रबड़ हो सकती है, या फिर हमें कहें कि लिखने वाली कोई चीज़ जैसे कि रजिस्टर या कॉपी हो सकती है ना, उसको क्रय करने पर उसको व्यय करना है। तो यूनिट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब हम ये कहें कि किसी भी चीज़ से मिलने वाली उपयोगिता, जैसे पेन से मिलने वाली उपयोगिता हुई 50, 45, 35, 25, 15 और 8, है ना, हम ये मान के चलते हैं। अब ऐसे ही पेंसिल से मिलने वाली उपयोगिता, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 40 है, 25 है, फिर 20 है, फिर 13 है, फिर 5 है और फिर 3 है, कि टेबल बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये उपयोगिता मैंने बताई है। तो यहाँ पर जो पेन से मिलेगी वो 4 होगी और पेंसिल से मिलेगी वो 2 इकाइयाँ क्रय कर सकेगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से वो क्रय करेगा। तो अब अगर इन सब को हम जोड़ दें, जैसे मैंने बताया पेन से मिलने वाली है तो 50, 45, 35, 25, इन चार चीज़ें खरीदेगा, इधर वो 2 चीज़ें ही खरीद पाएगा। तो यहाँ पर 40 और 25, अब इनका ऐड कर दिया जाए तो पहली टेबल का ऐड आएगा 155 और दूसरी टेबल का ऐड आएगा 65। इन दोनों को टोटल कर दिया जाए तो 220 आएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि इस नियम की जो है किस तरह से व्याख्या की जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर रेखा चित्र में बताना होगा तो उसे बता भी सकते हैं। नीचे गेहूं की यूनिट्स आ जाएंगी, ऊपर सीमांत उपयोगिता आ जाएगी, और जो हमने लिए हैं मैक्सिमम देख लेंगे। इसका मैक्सिमम है 50, तो 10, 20, 30, 40, 50 तक ले लेंगे इसको, और फिर इसी के हिसाब से हम इसके ब्लॉकेज बनाते जाएंगे। पहला है 50, फिर है 45, फिर है 35, फिर 25, फिर 15 और फिर है 8। इसी तरह ये पेन का हो जाएगा और दूसरी तरफ पेंसिल का हो जाएगा। पेंसिल में है 40 मैक्सिमम, तो 40, 25, 20, 13, 5 और फिर 3। इस तरह से हम इसको रेखा चित्र के रूप में भी बना सकते हैं। अब जहाँ पर दोनों सिमिलैरिटीज़ होंगी, है ना, जहाँ पर दोनों की सिमिलरिटीज़ होगी वो बिंदु एक खींच लेंगे और वह समसीमांत उपयोगिता रेखा कहलाएगी दोनों की, ठीक है। 220 ये बता रहा है तो कहलाएगी हमारी सीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता रेखा, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया सीमांत प्रतिस्थापन का नियम या समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या किस तरह से है। अब इसकी एक आधुनिक व्याख्या थी भी। अब इसकी एक आधुनिक व्याख्या वो क्या थी? आधुनिक अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर मार्शल रोबोल्डिंग थे। उन्होंने कुछ कमियां बताई थी समसीमांत उपयोगिता नियम की, और उसकी उन कमियों के आधार पर उन्होंने आधुनिक रूप दिया। उन्होंने बताया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताई। सेकंड बात उन्होंने बताई कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर एक दूसरे की स्थानापन्न या पूरक हो सकती है, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक समान न होकर अलग अलग होता है, जो कि हम इसकी मान्यताओं में पढ़ चुके हैं। पहले वाली मान्यता के मुताबिक आधुनिक जो मान्यताएं थी वो इससे बिल्कुल अलग थी, है ना। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को बराबर न कर वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और वस्तु के लिए चुकाए जाने मूल्य का अनुपात बराबर करता है। इसे इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अपॉन x वस्तु का मूल्य, या फिर y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अपॉन y वस्तु से मूल्य, या फिर z वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अपॉन z वस्तु का मूल्य, है ना। यहाँ पर इसको इस तरह से भी बताया जा सकता है। तो ये तो एक आधुनिक व्याख्या जो है मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब आता है, ये इसकी एक आधुनिक व्याख्या थी। अब आता है कि इसमें आधुनिक व्याख्या की जाए या फिर इसकी जो पुरानी व्याख्या है उसी को लिया जाए, तो इसमें नई नई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी आधुनिक व्याख्या वाला आ जाता है तो 5 नंबर में, और कभी
ये पुरानी व्याख्या वाला आ जाता है कि समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए, तो पुरानी नियम। और आधुनिक वाले में आधुनिक नियम को ही पूछा जाता है, या फिर इसके डिफरेंस को पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस था। ये तो इन दोनों को इस तरह से तैयार करना है। इसके आगे वाले पोर्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।